how are you? I hope you all are doing great. So let's start new topic of international taxation, that is DTAA. Okay, DTAA means double taxation avoidance एग्रीमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट DTAA की जरूरत क्यों पड़ी? ओके, जब यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट नॉर्मल प्रोविजन था तो DTAA की जरूरत क्यों पड़ी? अब देखो क्या इनकम टैक्स प्रोविजन में ये क्या था, इसमें देखो हिस्ट्री क्या इसकी, जब फॉरेन ट्रेड एक्सपेंड कर रहा था तो वहां पर क्या था, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ आपस में क्या करे, ट्रीटी कर रही थी। ट्रीटी क्या हो रही थी कि दोनों एक दूसरी कंट्री में क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे, एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे। ओके, अब इसमें क्या हुआ, इससे जब एक कंपनी दूसरी, जब एक देश की कंपनी दूसरी देश में क्या करे, ट्रेड कर रही है, तो वहां पर क्या, वहां के दूसरी कंट्री का क्या टैक्स लो अलग होगा, और इंडिया होम कंट्री है उसका टैक्स लो क्या होगा, अलग होगा, दोनों पे तो क्या हो गया। और यहाँ पर क्या होता है, टैक्स किसके बेसिस पे चार्ज होता है, उनका टू बेसिस, टू रूल्स होते हैं, किसके, रेसिडेंस रूल और सोर्स रूल के बेसिस पर। तो क्या हुआ, अब जैसे एक इंडियन कंपनी उसने क्या किया, यूएस में बिजनेस स्टार्ट किया। ओके, स्टार्टिंग की बात है ये, बिजनेस किया तो वहां पर क्या है, उसको यूएसए में भी क्या है, टैक्सेबल हुई इनकम उसकी, वही इनकम सेम इंडिया में भी टैक्सेबल हुई। तो ये क्या हो गया, इस पे दोहरा इफेक्ट पड़ेगा, किसके ऊपर, इनकम के ऊपर। जो टैक्स लगा दो बार लगा है, तो क्या है, ऐसा कोई तो स्टार्टिंग में कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं लाया गया था दोनों कंट्री के बीच में, इंडियन कंपनी के कंट्री के बीच में, जिससे क्या हो, टैक्स जो डबल टैक्सेशन था ना उसको अवॉइड कर सके। तो उसी को अवॉइड करने के लिए DTAA को इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, तो मेन कंसेप्ट यही है अवॉइड DTAA को लाने का, कि अब देखो इनकम दूसरी कंट्री में होती है, दूसरी कंट्री में कैसे चार्ज होगी, वहां पर होगी सोर्स के बेसिस पर, क्योंकि जो इंडियन की कंपनी होगी, सपोज रिलायंस है, उसने अपनी ब्रांच दूसरी कंट्री में ओपन कर ली है, तो वहां पर उसके सोर्स भी यूज होंगे। ओके, उनका रोड यूज करेगा जो भी रिलायंस कंपनी है। ओके, तो ये क्या सारे सोर्स हैं, तो दूसरी कंट्री की जब सोर्स यूज करोगे तो वो कंट्री किसके बेसिस पे टैक्स लेगी, सोर्स के बेसिस पे। और इंडिया में रेसिडेंट है तो इंडिया किसके ऊपर टैक्स लेगा, रेसिडेंट के बेसिस पे। तो अब इससे क्या हुआ, इससे डबल इम्पैक्ट पड़ने लगा एसएससी के ऊपर। तो एसएससी क्या, इससे क्या होगा, जब डबल इम्पैक्ट पड़ेगा टैक्स का तो एसएससी का प्रॉफिट कम होगा, ये ऑब्वियस बात है, और उसका इम्पैक्ट जाना पड़ गया। और क्या, तो ऐसे में क्या है, कंपनी चाहेगी कि दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करे, नहीं, तो इसी को अवॉइड करने के लिए क्या DTAA का इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, तो पूरा ये इसी के ऊपर कंसेप्ट है। ये इनिशियल की बात है, जब इनिशियल में जब फॉरेन ट्रेड क्या होता है, एक्सपेंड हुआ था। ओके, जब इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया, फिर बाद में क्या है, इंडियन गवर्नमेंट को फील हुआ कि ये तो गलत हो रहा है एसएससी के साथ। ओके, तो इसके लिए क्या कुछ एग्रीमेंट हुआ, दोनों कंट्री क्या है आपस में एग्रीमेंट करते हैं इसमें। और इसमें क्या रिलीफ, दो टाइप के रिलीफ होते हैं, रिलीफ होता है बिलेटरल रिलीफ और दूसरा होता है यूनिलेटरल रिलीफ। ओके, तो अब बिलेटरल में क्या होता है, बिलेटरल इज लाइक जैसे दो तरफा प्यार, जैसे दो तरफा प्यार का मतलब है जब दोनों आपस में प्यार करते हैं तो ये क्या दो तरफा, इट मीन्स जब दो कंट्री क्या करती हैं, दो कंट्री आपस में मिलके कोई एग्रीमेंट करती हैं तो उसे बोलते हैं बिलेटरल। ओके, तो ये हो गया दो तरफा प्यार हो गया। ओके, और उसी तरह क्या है यूनिलेटरल का मतलब होता है एक तरफा प्यार। इसका मतलब क्या है, लाइक यू, तुम एक को क्या है, तुम प्यार किया जा रहा, सामने वाला तुम्हें भाग ही नहीं दे रहा है, तो क्या है, एक तरफा प्यार है। इसका मतलब क्या, यूनिलेटरल में क्या है, एक कंट्री क्या करती, एक कंट्री दूसरे के साथ क्या करना चाहती है, एग्रीमेंट करना चाहती है, बट दूसरी कंट्री एग्रीमेंट करने के लिए रेडी नहीं है, तो ये यूनिलेटरल। तो इसमें और इसमें क्या है, यूनिलेटरल में मोस्ट ऑफ जो होम कंट्री होती है वही क्या करती है, टैक्स का बेनिफिट देती है अपने एसएससी को, यूनिलेटरल। ओके, तो यही सारा स्ट्रक्चर है। और अभी इसके बारे में
इसकी लिखवाऊंगा भी कि क्या रीजन क्या है, क्यों डबल इंट्रोड्यूस हुआ। ओके, तो ये सब यही सब है जो मैंने बोला है, ये लिखवाऊंगा आगे। अब ये थोड़ी क्लास, इसमें क्या है, आज जो क्लास में होगा वो सारा थ्योरी होगा, थ्योरी का पोर्शन होगा, तो एक्टिव रहना है और खुद साथ साथ रिपीट करना है। जब रिपीट करोगे तो यार लेजिस नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, ये ध्यान रखना है। तो रिपीट करना है, साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट चीजें होंगी वो रिपोर्ट क्या करनी है आपको, साथ ही साथ क्या करना है, उसको साथ ही साथ रिपीट करनी है। ओके, जब रिपीट करोगे तो इससे क्या है, तुम्हारी भी तैयारी होती रहेगी साथ में। तैयारी का मतलब जैसे एमसीक्यू में आ गया तो एमसीक्यू तो कम से कम खरीद होगा इसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ रिपीटिंग। ओके, तो रिपीट भी करोगे क्योंकि यहाँ लंबी क्लास चलेगी। और बस तो यही था ट्रीटी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि टैक्स को अवॉइड करने के लिए, जो डबल टैक्सेशन था ना, उसे अवॉइड करने के लिए DTAA का इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, इंट्रोडक्शन में देखो, एवरी कंट्री विशेस टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। अब एवरी कंट्री के क्या फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव है जो अचीव करना चाहती है। फर्स्ट क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ, उसकी इकोनॉमिक क्या ग्रोथ हो, मोस्ट ऑफ वो ये किस में जरूरत है, डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया जो भी डेवलप कर रही है ना, तो और दूसरा क्या डेवलपमेंट, और क्या अपलिफ्टिंग द सोशल वीकर सेक्शन। अपलिफ्टिंग द सोशल वीकर मतलब जो निचले स्तर के सोशल वर्कर्स है उन्हें क्या अपलिफ्ट करना, उन्हें हेल्प करना उसके लिए, है ना। और एंड जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, और क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए, तो इसके लिए क्या करती, सोर्स किसके थ्रू, रेवेन्यू कहाँ से आती है इसकी, इंडिया गवर्नमेंट की टैक्स से आती है। ओके, तो और क्या देखो, अब नेक्स्ट लिखा द कंसेप्ट ऑफ लेवी कंप्यूटेशन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। क्या लिखा, टैक्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इट मीन्स जो क्या है कंसेप्ट है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, जो लेवी करने का, हर कंट्री का क्या अलग रूल है, अलग प्रोविजंस है, सबके अलग रेट्स है ना। तो अब क्या है उससे ये सब, ये तो ये था यहाँ पर। ओके, अब उसके बाद क्या रहेगा, व्हेन फॉरेन ट्रेड वाज एक्सपेंडिंग, डिफरेंट इकोनॉमी स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, which led to consequence of double taxation that was levied country of source and resident without relief of any kind. Okay, अब यहाँ पर देखो, जब फॉरेन ट्रेड एक्सपेंड कर रहा था स्टार्टिंग में, तो क्या हुआ, अब जब दोनों में एग्रीमेंट हुआ किसका, बिजनेस ट्रेड करने का, तो क्या है दोनों को क्या कंट्री इंटरेक्ट हुई कि एक दूसरे से क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। ओके, और उसके बाद क्या कुछ कंसिक्वेंस हुए वहां पर निकले, क्या जैसे डबल टैक्स अवॉइड, क्या डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन का मतलब एक ही इनकम पर इंडिया में भी क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है, उसी इनकम पर कहाँ पे लग रहा है, दूसरी कंट्री में भी लग रहा है। तो ये कंसिक्वेंस क्या अराइज हुआ वहां पर। ओके, सो उसके बाद क्या लिखा है, और इसके लिए क्या देखो, इसके लिए कोई भी रिलीफ और एनी काइंड ऑफ प्रोविजन कुछ भी था ही नहीं, किसके लिए, काइंड ऑफ डोमेस्टिक टैक्स लॉस बीइंग अनेबल टू रिसॉल्व इशू ऑफ डबल टैक्सेशन। देखो क्या है, एनी काइंड ऑफ डोमेस्टिक टैक्स लॉस बीइंग अनेबल टू रिसॉल्व इशू ऑफ डबल टैक्सेशन। अब यहाँ पर देखो, जब वो डबल टैक्सेशन का कंसिक्वेंस हुआ, तो यहाँ पर जब उस समय कोई प्रोविजन नहीं बना कि इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या प्रोविजन थे, क्या प्रोविजन लाने चाहिए थे, तो वो कुछ ये कुछ सोचा ही नहीं था। जब क्या कंपनी सोचा था, जब फॉरेन ट्रेड को क्या कर रहे थे, एक्सपेंड कर रहे थे, जब एग्रीमेंट किया था एक दूसरे में क्या करने के लिए। अभी कहाँ पे एग्रीमेंट होता है, ये एग्रीमेंट होता है जैसे OECD हो गया, G20 समिट हो गया, G8 हो गया, जैसे अभी G8 का हुआ था ना। तो ये क्या होता है, जब G20 समिट होती है, यहाँ पर क्या है, बिजनेस से रिलेटेड ये क्या एग्रीमेंट होते हैं एक दूसरे कंट्रीज के साथ। ओके, वो क्या, कौन क्या एक्सपोर्ट करेगा, कौन क्या इम्पोर्ट करेगा, किसी क्या चीज चाहिए। ओके, तो ये क्या है, जो ये समिट होती है विदेशों के साथ, G8 में, G20 में। ओके, तो इन्हें क्या, इसी में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है आपस में ट्रेड करने का। तो ये ठीक है, तो उस समय क्या था, कोई रिलीफ, कोई है ना, कोई एनी काइंड ऑफ प्रोविजन कुछ था ही नहीं। तो उससे क्या होता था, तो जो टैक्स पेयर होता था उसे लॉस होता था। तो उसी को अवॉइड करने के लिए तो क्या किया गया, DTAA को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। और उसका जो लिखा, अ नीड वाज फेल्ड टू डिटरमाइन द बेसिस ऑन विच अ कंट्री शुड
exercise is right to tax. This eventually led to evaluation of DTAA. Okay, अब क्या, which to certain extent limit or modify the right under the domestic tax laws in order to respect of the right of other countries. अब क्या किया गया, अब इसको जो टैक्स लॉस का उससे बचने के लिए क्या किया गया, DTAA को क्या गया, इंट्रोड्यूस किया गया. ओके, DTAA को इंट्रोड्यूस किया गया. और ये डोमेस्टिक हमेशा किसके, नॉर्मली कौन सी कंट्री क्या करती है, रिलीफ देती है, जो डोमेस्टिक कंपनी होती है और जिसमें परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होता है. मोस्टली वही क्या करती है, वो टैक्स लेवी करती है जहां पर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होता है, और दूसरी कंट्री क्या कर देती है, उसे छोड़ देती है. वो ये क्या होता है, एग्रीमेंट होता है आपस में दूसरी कंट्री के बीच में. ओके, अब परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है, PE, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट. इट मीन जैसे रिलायंस है. ओके, रिलायंस उसने क्या किया, एक अपना कोई ब्रांच कहाँ ओपन कर ली, USA में. ओके, और उसके सारे कंट्रोल कहाँ पर, इंडिया में है. सारे जो डोमेस्टिक बिजनेस के जो भी डिसीजन है कहाँ पर लिए जाते हैं, इंडिया में लिए जाते हैं. तो सारे सब कुछ कहाँ कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है. तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहाँ पर माना जाएगा, इंडिया माना जाएगा. ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, जो इनकम होगी अराइज कहाँ पर, USA में, उस पर भी टैक्स कौन लेगा, इंडिया लेगी. ऐसा एग्रीमेंट में होता है. ओके, अभी आगे पढ़ेंगे इसको भी, एग्रीमेंट. ओके, जब पढ़ेंगे, ये कब पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे जब टाइप्स ऑफ रिलीफ पढ़ेंगे, कितने टाइप के रिलीफ होते हैं. तो इन्हीं चीज को क्या, जो डबल टैक्सेशन है ना, उसी को अवॉइड करने के लिए तो DTAA का इंट्रोड्यूस किया गया. ओके, तो ये क्या था, तो बेसिक था, इसका इंट्रोडक्शन था. अब आप ये एक बार अपनी बुक से भी गो थ्रू कर लेना, उसमें भी यही सब लिखा होगा. ओके, तो वीडियो पॉइंट करो, एक बार इसे लिख लो, फिर नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं. करो. अभी तक क्या समझ में आया कि DTAA का इंट्रोडक्शन क्यों हुआ, क्योंकि जब दो कंट्री क्या आपस में ट्रेड का क्या करती है, एग्रीमेंट करती है, तो वहां पर एग्रीमेंट हुआ, तो उसके बाद उनको ये ध्यान दिया ही नहीं कि यहाँ पर क्या है, टैक्सेशन से जो डबल टैक्सेशन होगा, जो जिस पर क्या है, इंडिया भी टैक्स ले भी करेगी और कौन करेगी, अदर कंट्री भी करेगी. तो इससे क्या है, डबल टैक्सेशन का इम्पैक्ट पड़ेगा. ओके, तो इससे क्या होगा, जब डबल टैक्सेशन का इम्पैक्ट पड़ेगा तो उससे क्या होगा, जो कंपनी है क्या वो दूसरी कंट्री में बिजनेस करेंगे, नहीं करेंगी. नहीं, फायदा क्या होगा, कोई फायदा ही नहीं होगा उससे, क्योंकि जब उसे टैक्स उसी इनकम पे कहाँ, आउटसाइड भी देना है और इंडिया में भी देना है, तो फायदा क्या उसे करने का, एक ही टैक्स पर. ओके, और देखो, और ये कितने टाइप के होते हैं, इसमें रिलीफ कितने टाइप की होती है, रिलीफ होती है 2 टाइप की. एक होती है बिलेटरल रिलीफ, दूसरी होते हैं यूनिलेटरल रिलीफ. ओके, अब इसमें कौन कौन सेक्शन कवर है, सेक्शन 90 और 90A, और इसमें सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 91. अब बिलेटरल रिलीफ का मतलब क्या है, बिलेटरल मतलब लाइक जैसे दो तरफा प्यार, क्या, 2 साइड लव. इसका मतलब दोनों कंट्री क्या करती है, आपस में आकर एग्रीमेंट करती हैं, तो ये क्या हो गया, 2 तरफा हो गया ना, दोनों साइड दोनों क्या सहमत हैं, ये बिलेटरल है. और यूनिलेटरल का मतलब क्या हो गया, 1 साइड, एक तरफा प्यार. ओके, जैसा तुम अभी कर रहे हो. और क्या इसमें यूनिलेटरल में क्या है, एक क्या है, एक इसमें एक क्या करती है, यूनिलेटरल में एक तरफ से ही होता है जो होता है. ठीक है, लाइक इसमें जो रेसिडेंट कंपनी है वही क्या करती है, वही सेक्रीफाई करती है इसमें यूनिलेटरल में. ओके, जिस कंपनी में क्या है, वो क्या देती है, इसे एग्जम्पशन देती है, टैक्स का एग्जम्पशन मिलता है इसमें. ओके, कौन देती है, जिस कंपनी में जिसमें क्या रेसिडेंट है 100% वही देती है. ओके, तो ये क्या है, एक तरफा है, एक तरफा प्यार हो गया, और ये क्या है,
दोनों तरफा हो गया। जब दोनों साइड से क्या होता है, दोनों आपस में बैठ के जब एग्रीमेंट करते हैं तो क्या है, तो बिलेटरल है। जब इसमें क्या है, एक सहमति नहीं हो रही है, एक कंट्री सहमत हो रही है लेकिन एक कंट्री सहमति नहीं हो रही, तो ये क्या हो गया, यूनिलैटरल। ओके, सो अब देखो, अब क्वेश्चन क्या अराइज होता है, क्वेश्चन अराइज होता है कि इसमें साइन कौन करता है। साइन का मतलब इसमें एग्रीमेंट कौन करता है ना। अब एग्रीमेंट कौन करेगा, यहाँ पर ये सेक्शन 19 में मेंशन है क्या, किसके पास पावर है, पावर टू साइन। पावर किसके पास है, सीजी। सीजी है पावर टू एंटर इनटू एग्रीमेंट। विद other country in specified territory। ओके, किसके पास सेक्शन 9 में डिफाइंड है, किसके पास पावर है, सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है साइन करने के लिए, एग्रीमेंट करने के लिए। ओके, और इसमें देखो एक नया वर्ड आया ना, स्पेसिफाइड टेरिटरी। स्पेसिफाइड टेरिटरी का मतलब क्या होता है, ये एक कंट्री के अंदर कुछ स्पेसिफाइड टेरिटरी होती है, टेरिटरी होती है। ओके, टेरिटरी वो क्या है, उनके साथ भी क्या होता है, एग्रीमेंट कर सकते हैं, तो ये स्पेसिफाइड होते हैं अलग से। ओके, तो ये स्पेसिफाइड टेरिटरी और क्या है, और एक कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी। ओके, तो इसमें कौन, सेक्शन 9 में डिफाइन है, और इसमें क्या है, और सेक्शन, अब इसमें क्या है देखो, अब इसमें क्या है, सेक्शन 19A 19 में क्या है, इसमें किसके पास पावर है, इसमें पावर है स्पेसिफाइड एसोसिएशन। अब स्पेसिफाइड एसोसिएशन कौन होते हैं, जो लॉ मेकर का काम करते हैं, जो लॉ बनाती हैं, लाइक आरबीआई। कौन है, लाइक आरबीआई और सेबी। ओके, तो ये क्या करती है, दूसरी कंट्री की जो स्पेसिफाइड एसोसिएशन है उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं, बट ये तभी अप्लीकेबल होगा जो एसोसिएशन स्पेसिफाइड एसोसिएशन है, जब दूसरी एसोसिएशन स्पेसिफाइड एसोसिएशन के साथ क्या करती है, एग्रीमेंट करती है, ये तभी अप्लीकेबल होगा जब क्या करेगा, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा किसका, सीजी का। अगर सीजी ने अप्रूव कर दिया तो वो वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज उसे वैलिड नहीं मानेंगे। ओके, इसमें क्या है, इसमें 1990A में किसके पास है, स्पेसिफाइड एसोसिएशन के पास। ओके, और दूसरा क्या देखो, अगर ये DTAA क्या हुआ इसमें, ये क्या है, DTAA। ओके, और इधर है इनकम टैक्स एक्ट 1961। अगर ये दोनों प्रोविजन क्या करते हैं, कंफ्लिक्ट करते हैं, अगर ये दोनों प्रोविजन कंफ्लिक्ट होते हैं, प्रोविजन कंफ्लिक्ट होते हैं, तो क्या होता है, इसमें से अगर दोनों प्रोविजन कंफ्लिक्ट होते हैं, उसमें से कौन सा प्रोविजन माना जाएगा, विच इज वैलिड फॉर एसएससी। इसमें से जो भी एसएससी के लिए बेनिफिशियल होगा उसी को मानेंगे कि ये वाला वही प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। ओके, सपोज देखो क्या यहाँ पर क्या DTAA ने बोला है 40% टैक्स। ओके, और इसमें बोला है 30% टैक्स लगना चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पर देखो कौन सा बेनिफिशियल है, इसमें बताओ, बेनिफिशियल है एसएससी के लिए 30% टैक्स। तो यहाँ पर क्या है, इस यहाँ पर ये कौन सेक्शन कौन सा है, इसके लिए सेक्शन है सेक्शन 90 सेक्शन 2। ओके, इसमें क्या है, विच इज मोर बेनिफिशियल और एसएससी। ओके, अब इसमें इसके बाद क्या देखो, और
इज इट एप्लीकेबल ऑन टीडीएस? क्या ये एप्लीकेबल टीडीएस के ऊपर भी एप्लीकेबल है? इज इट एप्लीकेबल ऑन टीडीएस? अब जैसे ये DTAA और यहाँ पर है इनकम टैक्स एक्ट 1961 है ना, 62 किलोग्राम। ओके, अब देखो क्या इसमें यहाँ पर कितना है, सपोज अभी नॉर्मली फॉर एग्जाम्पल समझाने के पर्पज से ले रहा हूँ। ओके, क्या है टीडीएस, यहाँ पर टीडीएस कितना अप्लीकेबल है, यहाँ पर आ रहा है 15% और यहाँ पर कितना आ रहा है 25%। तो बताओ कौन सा लगेगा, कौन से किस पर टीडीएस एप्लीकेबल होगा? जो बीच मोर बेनिफिशियल होगा किसके लिए, एसएससी के लिए, यहाँ पर ये वाला एप्लीकेबल होगा। ओके, अगर कोई जैसे लाइक रॉयल्टी हो गया, रॉयल्टी का यहाँ पर कितना होता है, सपोज करो DTAA में बताया 15%, जस्ट सपोज करना। ओके, और यहाँ पर इनकम टैक्स में बताया कि टीडीएस कितना करना चाहिए उसमें 25%। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, जो बेनिफिशियल होगा मोर किसके लिए, एसएससी के लिए, उसी पर टैक्स एप्लीकेबल होगा। ओके, अब इसके बाद क्या है, और अगर कोई क्या है, कोई पर्सन इंडिया में आता है, ओके, तो उसे कैसे पता चलेगा कि वो उस पर DTAA एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? तो क्या है, इसमें फॉरेन कंपनी क्या प्रोवाइड कराती है, TRC, टैक्स रेसिडेंट सर्टिफिकेट। वो क्या होता है, ये एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच का। जैसे इंडिया के यूएस के बीच में क्या हुआ, ये इंडिया, ये यूएस, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ है, इसी के लिए DTAA के बिटवीन। ओके, रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग हुआ है, DTAA के रिगार्डिंग क्या हुआ है, ट्रीटी हुई है, टीटी हुई, और उसमें क्या बोला, इसमें क्या है, अगर ट्रीटी हुई है तो क्या है, ये अपने जो सिटीजन है, जो इंडिया में आएगा, जो पर्सन इंडिया में आएगा, उसे वही यूएस की कंपनी क्या प्रोवाइड करेगी, TRC। इसका मतलब क्या है, टैक्स रेसिडेंट सर्टिफिकेट। ओके, टैक्स रेसिडेंट सर्टिफिकेट, अगर टैक्स रेसिडेंट सर्टिफिकेट है तो इस पर इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा, और इस पे कौन टैक्स लगेगी, जो जहाँ का ये रेसिडेंट होगा। ऐसे एग्रीमेंट होते हैं ओके आपस में। तो ये क्या है, तो ये तो अभी जस्ट ओवरव्यू था, आप पहले इतना लिखना है तो लिख सकते हो, उसके बाद इसे अगर डीपली पढ़ेंगे उसमें नोट्स भी लिखवाने हैं, वीडियो कॉल कर लो, लिख लो इससे। और इसमें जब लास्ट में ये खत्म हो जाए ना, एक बार इसे गो थ्रू कर लेना अपने स्टडी मेट से। अगर सीए फाइनल वाले हो तो सीए फाइनल के स्टडी मेट से कर लेना गो थ्रू, और अगर सीए में फाइनल वाले हो तो सीए फाइनल के, आई मीन सीए फाइनल वाले हो तो सीए फाइनल के स्टडी मेट से गो थ्रू कर लेना। और सीएस प्रोफेशनल वाले आपको भी बोल रहा हूँ यही, ओके, गो थ्रू करना जरूरी है। खुद जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे मजा नहीं आएगा पढ़ने में। और अभी क्या है, बोरिंग सी लगेगा क्योंकि अभी समझाना पड़ेगा, अभी थ्योरी का पोर्शन है इसलिए। ओके, सो बी मोटिवेटेड, प्रोफेशनल बनने जा रहे हो, सो यू नीड टू एक्टिव इन क्लास। अब क्या देखो, ये क्या है, बिलेटरल रिलीफ में क्या बताया था, इसमें डीटीए होता है। डीटीए का मतलब डीटीए मतलब यहाँ पर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है इसके अंदर। ओके, और ये कब पॉसिबल होगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब क्या है, जब एक, ये कब पॉसिबल हो, जब एक एसएससी क्या होगा, रेसिडेंट होगा एक दूसरी कंपनी में और उसकी इनकम अदर कंट्री से आ रही होगी, तभी DTAA क्या होगा, अप्लीकेबल होगा। इट मीन देखो क्या, इंडिया, ये यूएसए, ओके, ये है मिस्टर राम है,
मिस्टर राम, अब क्या ये रेसिडेंट है, इंडिया का रेसिडेंट है, रेसिडेंट इन इंडिया। ओके, अब इसकी इनकम क्या है, इसकी इनकम यहां से हुई है कितनी, 5 लाख रुपीज। ओके, और इसकी इंडिया में भी इनकम हुई है। ओके, अब देखो क्या है यहाँ पर ध्यान से, और इनकम टैक्स किसके बेसिस पे लगता है, ये मैंने स्टार्टिंग में समझाया था, स्टार्टिंग में ये समझाया था किन रूल के बेसिस पे लगता है, रेसिडेंट रूल और सोर्स ऑफ रूल। सोर्स रूल, रेसिडेंट रूल, और दूसरा क्या है, सोर्स ऑफ रूल, सोर्स रूल। ओके, तो बताओ इंडिया में किसके पर्पस, किस बेसिस पे लगेगा टैक्स, ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंट, क्योंकि इंडिया में रेसिडेंट है तो इंडिया में लगेगा रेसिडेंट रूल के पर्पस से। और सोर्स ऑफ रूल, सोर्स रूल का मतलब इसने, इसका सोर्स क्या था, कहां से सोर्स रूल का मतलब होता है कहां के सोर्स यूज करके इनकम अर्न की। ओके, इसने सोर्स कहां से यूज किए थे, यूएस के किए थे, तो यूएस में टैक्स होगा, टैक्स अप्लीकेबल ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स रूल। वही यहां पर क्या है, टैक्स अप्लीकेबल इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंट रूल। ओके, तो इसमें ये है क्या, दो बेसिस पे टैक्स लगता है, सोर्स रूल के बेसिस पे और रेसिडेंट रूल के बेसिस पर। तो और यहाँ पर यूएसए में लगेगा सोर्स, वहां के सोर्सेज के, अगर वहां पर जाओगे तो उनके रोड यूज करोगे, तो रोड क्या है, तो रोड भी तो उनका सोर्स है ना, रोड हो गया, उनके असेट्स यूज करोगे। ओके, तो ये क्या है, सोर्स ऑफ रूल। वही अगर इंडिया में किसकी बेसिस होगा, रेसिडेंट रूल, क्योंकि ये रेसिडेंट कहाँ इंडिया का है। तो इसी को अवॉइड करने के लिए क्या है, एग्रीमेंट करते हैं दो कंट्रीज आपस में। ओके, तो ये भी लिख सकते हो, वीडियो पॉज कर लो, इसे भी लिख लो, बाद में लास्ट में रिवीजन के टाइम ये क्या आएगा, रिवीजन के टाइम ये हेल्प करेगा आपकी, कर लो जल्दी से। अब नेक्स्ट देखो क्या, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, देखो क्या लिखा है, देयर आर टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स पे अंडर DTAA। यहाँ पर क्या है, दो बेसिस हैं जिसके बेसिस पर क्या टैक्स पे किया जाता है। ओके, कब, जब एग्रीमेंट हो दो कंट्रीज के बीच में। ओके, तो उसमें क्या है, एग्जम्पशन मेथड और क्या है, टैक्स क्रेडिट मेथड। और एग्जम्पशन मेथड में क्या होता है, इसमें इनकम इज टैक्स बाय वन कंट्री एंड एग्जम्पशन बाय अदर कंट्री। ओके, एग्जम्पशन मेथड में क्या होता है, इसमें एक कंट्री टैक्स करती है इनकम को और दूसरी कंट्री क्या करती है, उसमें एग्जम्पशन दे देती है। ओके, तो लाइक वही, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस कहाँ पर है, अमेरिका में भी है। ओके, और अमेरिका से भी इनकम आ रही है मेरे पास, और क्या हुआ, अब इसमें क्या हुआ, उसमें अमेरिका ने क्या है, सोर्स के बेस पे टैक्स कर दी है। अब इंडिया में क्या मिलेगी, उस पर एग्जम्पशन की तुम्हें जो अमेरिका में इनकम हुई उसमें हम टैक्स नहीं लगाएंगे। ओके, तो ये एग्जम्पशन मेथड सिंपल। और दूसरा क्या है, टैक्स क्रेडिट मेथड। टैक्स क्रेडिट मेथड में क्या होता है, इसमें दोनों कंट्री अपने प्रोविजन के अकॉर्डिंग टैक्स लगाती हैं। ओके, और जो रेसिडेंट कंट्री होती है, होम कंट्री होती है, ओके, जो होम कंट्री होती है वो क्या कर देती है, क्रेडिट देती है। क्रेडिट किस पे देती है, जो टैक्स पे किया है कहां पर, आउटसाइड इंडिया, फॉरेन कंट्री में, तो उस पर क्या मिल जाता है, उतना एग्जम्पशन क्या देती है, क्रेडिट दे देती है। सपोज ये क्या है, इंडिया है और ये यूएसए। अब ये है मिस्टर एक्स है, इसने क्या यहाँ पर कितना, सपोज टोटल टैक्स पेबल कितना आ रहा है, टोटल टैक्स पेबल आ रहा है, टोटल टैक्स मान लो कितना आ रहा है, 1 लाख। ओके, और इसने इसके क्या है, इसकी इनकम हुई यूएस में भी हुई है,
यूएस में हुई है उस पर इसने टैक्स दे दिया, यूएस में इतना टैक्स दे दिया है, टैक्स पेड, ओके, टैक्स पेड इतना कर दिया है। तो अब क्या है, अब इंडिया में क्या है, इंडिया में मिस्टर टैक्स को क्या मिल जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट मिल जाएगा, जो टैक्स कहाँ पर पेड किया, जितना पेड किया कहाँ पर यूएसए में, उतना क्या मिल जाएगा यहाँ पर क्रेडिट, उतना हम क्रेडिट माइनस कर देंगे, तो नेट पेबल कितना मिल जाएगा 90,000। तो ये इसमें, तो इसमें तो यही लिखा है, इनकम इज टैक्सेबल बाय बोथ द कंट्री इन अकॉर्डिंग विद देयर टैक्स लॉ, रीड विद DTAA द कंट्री ऑफ रेसिडेंट टैक्स पेयर हाउएवर अलाउड इन क्रेडिट और चार्जेस देयर ऑन इन द कंट्री ऑफ सोर्स। अब इसमें जो टैक्स पेयर है उसे किस पे अलाउ, कैसे अलाउ किया जाएगा, अलाउ उसे अलाउ किया जाएगा किसके बेसिस पे, जिस जो सोर्स हो, जो कंट्री सोर्स के बेसिस पे जिसने टैक्स क्या किया है, चार्ज किया है, वही वाली जो जितना चार्ज किया है अमाउंट टैक्स, जैसे ये टैक्स की कितना सोर्स के बेसिस पे क्या 10,000 किया ना, तो उतने का मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा बस, ये इसका टैक्स क्रेडिट मेथड में। ओके, तो वीडियो पॉज कर लो, इसे लिख लो। और देखो दूसरा है यूनिलेटरल, इसे तो लास्ट में डिस्कस करेंगे डिटेल में पूरा। यूनिलेटरल में क्या है, इसमें रिलीफ किसके द्वारा मिलता है, ऑलवेज रिलीफ गिवन बाय होम कंट्री, बोलते थे होम कंट्री, बोले तो रेसिडेंट। ओके, इसमें हमेशा कहां पर मिलेगी, जिस जहां पर कंपनी, जहां पर एक पर्सन या कंपनी रेसिडेंट है ना, तो उसी के बेसिस पे उसे वही कंपनी वो क्या देगी, वही कंट्री देगी बेनिफिट। ओके, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नो DTA तो अप्लीकेबल है ही नहीं, नो DTAA, यहाँ पर DTA का कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पर हमेशा कौन देगी, होम कंट्री देती है हमेशा बेनिफिट, किसे, अपने SSC को। ओके, तो वीडियो पॉज कर लो, इसे लिख लो जल्दी से। अब देखो क्या सेक्शन 19 में क्या लिखा है, एग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्री एंड स्पेसिफाइड टेरिटरी। अब क्या क्या एग्रीमेंट हो सकते हैं, वो सेक्शन 19 में स्पेसिफाइड है। ओके, तो क्या क्या एग्रीमेंट है, देखो, CG में एंटर इनटू एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंपनी स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया। और इसमें क्या सेक्शन 90 में मैंने स्टार्टिंग में बताया था, किसके पास पावर है, CG के पास साइन करना, ट्रीटी करना विद ए अदर कंट्री के साथ। ओके, विच इज आउटसाइड इंडिया। और क्या लिखा है, देखो, फॉर ग्रांटिंग रिलीफ डब्ल्यू टैक्स इनकम, क्या ग्रांटिंग रिलीफ के लिए क्या है, डब्ल्यू टैक्स इनकम पर जो रिलीफ लेने के लिए क्या है, एग्रीमेंट कर सकते हैं। और क्या, फॉर अवॉइडेंस डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए एग्रीमेंट हो सकता है। और क्या, फॉर एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विद, क्या लिखा, फॉर एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विद ईच अदर फॉर प्रिवेंशन ऑफ टैक्स इवेजन। और टैक्स इवेजन को क्या करने के लिए, टैक्स की चोरी को से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, ये आपस में इंफॉर्मेशन भी एक्सचेंज कर सकते हैं। अब क्या है, ऐसे 2-3 केस हुए जिसमें क्या होता कि एक ऐसा जो वर्ल्ड बैंक है, उसमें क्या है, कई जो इंडियन के जो बिजनेसमैन है वो क्या करते हैं, अपनी जो इनकम है उसे क्या कर देते हैं, वहां पर अपनी इनकम को क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब डिपॉजिट करा देते हैं वर्ल्ड बैंक में। ओके, तो 2-3 के नाम डिस्क्लोज हुए। और डिस्क्लोज ऐसे कोई भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, उनके बीच में एग्रीमेंट होता है तभी डिस्क्लोज होता है, ये सब होता है। ओके, जब तक ट्रीटी नहीं हुआ ना इसके रिगार्डिंग, जब तक कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ओके, कहीं वो कोई इवेजन और टैक्स से रिलेटेड तो नहीं है जो इनका वहां पर वर्ल्ड बैंक में जो डिपॉजिट कर रखी है। ओके, तो ऐसे 2-3 केस हुए जिनमें डिस्क्लोज हुआ था। और क्या है, इन्वेस्टिगेशन सच केसेस एंड कोऑपरेशन ऑफ ईच अदर फॉर रिसीविंग ऑफ टैक्स। और क्या करना, इन्वेस्टिगेशन सच केसेस, उसमें क्या कोऑपरेट करना, एक कंट्री दूसरी कंट्री की क्या करना, हेल्प करना।
लाइक जैसे विजय माल्या क्या यहाँ से भाग गया, तो अगर वही एग्रीमेंट होता जब जिस कंट्री में वो भागा तो क्या कर सकते, वो पकड़ा जाता अब तक पकड़ भी ले जा सकता था। तो क्या ये क्या करना, एक दूसरे की हेल्प करना, कोऑपरेट करना इसके लिए कि क्या है, टैक्स को रिकवरी करने के लिए। ओके, टैक्स को रिकवरी करने के लिए और इन्वेस्टिगेशन, कोई अदर इश्यूज है जिसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या है, इसके रिगार्डिंग क्या हो सकता है, ट्रीटी हो सकती है आपस में। अब देखो ये क्या करो, पहले देखो इतना लिख लो एक बार, इसे मैं अलग से समझाऊंगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और इसके एक और पॉइंट था, क्या था, जब भी डीटी, ये भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, डीटी डबल ए और इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या करते हैं, कंफ्लिक्ट होता है, तो इसमें से कौन सा वाला चूज करेंगे, विच इज मोर बेनिफिशियल है, विच इज मोर बेनिफिशियल दैट विल बी चूज। ओके, अब इसके में देखो पहले ही इतना लिख लो, वीडियो पॉज कर लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो लिख लो। ओके, क्योंकि यहाँ पे मुझे समझाना पड़ेगा इसके बारे में, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट भी है। करो जल्दी से, वीडियो पॉज कर लो, लिख लो आप। अब ध्यान सुनना, क्या फर्स्ट ऑफ ऑल this point is applicable only फॉरेन कंपनी, ये सिर्फ फॉरेन कंपनी पे ये वाला पॉइंट अप्लीकेबल है। ओके, तो इसमें क्या देखो, जैसे इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग कितना नॉर्मली टैक्स कितना लगता है, 30%। ओके, और वैसे फॉरेन कंपनी पे कितना लगता है, फॉरेन कंपनी इस पर टैक्स लगता है कितना, इस पर टैक्स लगता है 40% नॉर्मली। तो इस केस में क्या बोला गया, जो फॉरेन कंपनी पे हायर रेट ऑफ टैक्स लगता है वो क्या है, नेवर ट्रीटेड एज लेस फेवरेबल। मतलब इसका मतलब तो अभी समझ में नहीं आया होगा, नेवर ट्रीटेड एज लेस फेवरेबल, इसका मतलब क्या है, जो 40% इस पे लग रहा है फॉरेन कंपनी पे, उस पे फॉरेन कंपनी पे 40% ही लगेगा, उसे लेस फेवरेबल नहीं मान, क्या वो लेस फेवरेबल नहीं है। ओके, वो भी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि जो 30% नॉर्मली लगता है वो नहीं लगेगा, लेकिन इसमें क्या, इस पे हायर ही लगेगा जो फॉरेन कंपनी है। जैसे अभी बताया ना, जब डीटी डबल ए और इनकम टैक्स कंप्लीट करते हैं तो उसमें क्या, उसमें जो फेवरेबल है उसी पे टैक्स वही वाला अप्लीकेबल होता था। ओके, एसएससी के ऊपर, बट इसमें क्या है, इसमें इसी को नॉट लेस फेवरेबल माना गया है, नॉट ट्रीटेड एज लेस फेवरेबल, मतलब 40% ही लगेगा इस पे फॉरेन कंपनी पर। इस पे कोई भी फॉरेन कंपनी में कोई भी लेस फेवरेबल का मतलब कोई भी इससे कम टैक्स नहीं लगेगा। अगर 40% लग रहा है तो 40% ही लगेगा उस पर। ओके, अब देखो एक बार पढ़ो, करेगा सर चार्ज ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन कंपनी at the rate higher than the rate at which domestic company chargeable shall not be regarded as a less favorable charge in respect of such foreign company। तो वही जो भी मैंने समझा तो वही लिखा है, जो फॉरेन कंपनी पे टैक्स रेट लगा है हायर लग रहा है किससे, एज कम्पेयर टू जो रेसिडेंट इंडियन कंपनी है उससे, तो इसे माना गया इट इज नॉट ट्रीटेड एज लेस फेवरेबल नेट। ओके, सो इसमें यही है कि जो इस पर जो जितना टैक्स लग रहा है नॉर्मली उतने लगेगा, इसमें ये नहीं चलेगा कि इसमें 30%, तो इसमें भी जो 30% है इसका इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग तो इसमें 30% ही लगेगा, नहीं,
40% लगा है तो 40% भी रहेगा। ओके, तो इसका मतलब ये है। इसके ऊपर क्या है, थ्योरी आ सकती है। ओके, तो वीडियो पॉज कर लो, इसे भी लिख लो। एक सेकेंड, ये इनकम टैक्स नहीं, हम मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, DT डबल ए। ओके, DT डबल ए में आएगा। DT डबल में क्या 30% लिखा है और फॉरेन कंपनी पे 40% ही लग रहा है। ओके, तो उसमें 40% ही लगेगा। इसमें कोई भी DT डबल ए का टैक्स रेट एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो गवर्नमेंट व्यवस्था भी नहीं आएगी। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर नो ट्रीटेड एज नो लेस फेवरेबल बोला इसे। ओके, तो लिख लो। अब देखो, जब अपना स्टेटमेंट ओपन करोगे उसमें लिखा होगा, इसको पे होगा टर्म्स। क्या होगा, टर्म्स क्या होते हैं इसमें, टर्म्स क्या है। ओके, इसका क्या करना है, इसकी आपको सेल्फ स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी। और अगर समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करना, फिर मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ओके, क्लास अलग से रिकॉर्ड कर दूंगा। ओके, बट पहले आप खुद से तो इसका क्या करना है, सेल्फ स्टडी कर लेना है एक बार। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ये लिखाऊंगा नहीं, सिर्फ मैं क्या करना है, सिर्फ समझाऊंगा। ओके, रीड करके तो आ जाता हूँ। फाइंड करने का देखो, NR at whom DTA implies should not be entitled to claim any relief under DTAA unless TRC tax resident certificate of him being registered in foreign country from the foreign government country। ओके, क्या लिखा देखो, अगर कोई NR है और उस पर DTAA तब तक एम्प्लॉय नहीं हुआ जब तक वो क्या TRC सर्टिफिकेट, कौन सा सर्टिफिकेट है ये, टैक्स रेसिडेंट सर्टिफिकेट शो नहीं करेगा, जो उसे उसकी जो होम कंट्री है जिसे गवर्नमेंट उसने प्रोवाइड करना चाहिए। ओके, ये क्या आता है, जो TRC है, ये TRC का मतलब क्या है, ये प्रूव है, क्या प्रूव, ये क्या प्रूव करता है कि दोनों के बीच में क्या हुआ है, DTA हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है DTA का। ओके, तो ये दिखाना पड़ेगा, तभी उसके ऊपर वो इसका बेनिफिट ले सकता है DTAA का, अदरवाइज ही कैन नॉट लायबल टू टेक एडवांटेज ऑफ DTAA। ओके, तो उसके बाद क्या लिखा है, द TRC प्रोड्यूस बाय रेसिडेंट ऑफ कंट्री will accepted as evidence that he resident and country and the income tax authority in India will not go behind the TRC। ओके, जब वो सर्टिफिकेट दिखाएगा, ठीक है, जब इंडियन को जो टैक्स अथॉरिटी है उसे सर्टिफिकेट दिखाएगा, फिर वो उसके बियॉन्ड नहीं जा पाएगी, कोई एक्शन भी नहीं ले पाएगी, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें प्रूव हो जाएगा कि उसका क्या है, प्रूव हो जाएगा कि उसके पास क्या है, रेसिडेंट का क्या है, टैक्स रेसिडेंट सर्टिफिकेट है, और वो क्या है, उस कंट्री के साथ उसका एग्रीमेंट हो रखा है, और इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो भी मांग सकती है टैक्स अथॉरिटी। ओके, तो इसका क्या लिखा है इसमें, इन एडिशन टू TRC द SSC वुड बी required to provide such other documents and information as may be prescribed for claiming the TT benefit। और TT benefit के लिए क्या, जो टैक्स अथॉरिटी है वो कुछ और डॉक्यूमेंट को इसका मंगवा सकती है, किससे, जो दूसरी कंट्री से पर्सन आ रहा है इंडिया में। ओके, उससे क्या है, TRC के बियॉन्ड क्या है, बियॉन्ड कुछ और डॉक्यूमेंट क्या करते हैं, डिमांड कर सकती है। उसमें क्या क्या हो सकता है, देखो, उसमें हो सकता है स्टेटस ऑफ SSC, उसका स्टेटस क्या है, पैन ऑफ SSC इफ अलॉटेड, अगर पैन या तो होम कंट्री का होना चाहिए या तो कहाँ का, इंडिया का। ओके, पैन ऑफ SSC, और नेशनैलिटी होनी चाहिए उसकी, कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी, इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन इन केस और अदरवाइज। ओके, और क्या है, उसे
जो कंट्री है और स्पेसिफाइड टेरिटरी है, इनकॉर्पोरेशन है, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन का मतलब जैसे क्या होता है, हमारे पास आधार कार्ड है और भी अदर डॉक्यूमेंट्स है, ऐसा भी कोई प्रूफ होना चाहिए उसके पास भी। ओके, एसएससी टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए इन द कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी ऑफ रेसिडेंट एंड इन केस देयर इज नो सच नंबर देन यूनिक नंबर ऑन द बेसिस ऑफ विच द पर्सन इज डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी ऑफ विच एसएससी क्लेम टू बी रेसिडेंट। ओके, और इसमें क्या है, और ऐसा आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, लाइक कोई आ गया ना आधार कार्ड की तरह, आधार कार्ड होना चाहिए, कोई अदर डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो क्या करे, जो प्रूव करे कि वो उसी कंट्री का रेसिडेंट है। ओके, और उसके बाद क्या है, और पीरियड क्या लिखा, पीरियड फॉर विच रेसिडेंट स्टेटस एप्लीकेबल एड्रेस ऑफ द एसएससी इन द कंट्री, और उसका जो स्टेटस है कौन सा कब का एप्लीकेबल है उस कंट्री में, और उसका स्टेटस क्या है एसएससी का, उसका एसएससी का एड्रेस भी होना चाहिए प्रॉपर इन द कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी, और जिस कंट्री के साथ क्या ट्रीटी हुआ है और स्पेसिफाइड टेरिटरी है तो उसका क्या होना चाहिए, उसका एड्रेस भी होना चाहिए, कहाँ पर कहाँ का है वो एक्चुअली आउटसाइड इंडिया। हाउएवर एसएससी में नॉट बी प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन और द पार्ट देयरऑफ, अगर वो इंफॉर्मेशन अगर कोई पार्ट देयरऑफ प्रोवाइड नहीं कर पाता है तो वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, उसे रिलीफ नहीं मिलेगी DTAA की। ये है, ठीक है। तो ये क्या था, ये था टीआरसी के रिगार्डिंग। ओके, टीआरसी का मतलब अगर कोई फॉरेन कंट्री से पर्सन आता है या व्यक्ति आता है या कोई बिजनेस करता है कुछ ही दिन के लिए आता है, ठीक है, तो उससे क्या है, उससे टीआरसी नंबर दिखाना, टीआरसी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, और उसके बाद कुछ और रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है वो भी दिखाने पड़ेंगे, जैसे उसका रेसिडेंशियल स्टेटस हो गया और अदर टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर एप्लीकेबल है, अगर प्रोवाइड कराती है सच गवर्नमेंट, अगर इंडियन कंपनी में आई मीन इंडियन कंट्री से प्रोवाइड किया है तो वो होना चाहिए। ओके, ऑप्शनल में है। ओके, और क्या इसमें था, और नेशनैलिटी और क्या एड्रेस जिस कंट्री में और टेरिटरी में स्पेसिफाइड जहाँ से आया है उसका एड्रेस भी होना चाहिए। ओके, ये सारी चीजें, ये एविडेंस होने चाहिए उसके पास, तभी उसे DTAA का रिलीफ का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज ही विल नॉट बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ DTAA। ओके, अब इसके बाद क्या है, 90A कराना है, तो ये क्या था, DTAA का था, और 90A आई मीन DTAA का क्या होता है। अब देखो 90A की बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग में बता दिया था क्या होता है, इसमें स्पेसिफाइड एसोसिएशन होते हैं जो दूसरी कंट्री के एसोसिएशन के साथ एग्रीमेंट करते हैं, बट सीजी क्या कर सकती है, सीजी में अडॉप्ट कर सकती है। इसमें क्या है उसके पास, बट ये क्या है, अडॉप्ट करने की पावर तो सीजी के पास ही है, अप्रूवल किसका कौन देगा, सीजी देगा। ओके, तो देखो करेगा, एज पर सेक्शन 90A स्पेसिफाइड एसोसिएशन of India can enter into an agreement with specified association of foreign country और specified territory, okay, और सेंट्रल गवर्नमेंट में अडॉप्ट सच एग्रीमेंट। और क्या है, वही जो मैंने समझाया था वही यहाँ पर भी लिखा है। स्पेसिफाइड एसोसिएशन है वो दूसरी कंट्री की स्पेसिफाइड एसोसिएशन और टेरिटरी के साथ क्या कर सकती है, एग्रीमेंट एंटर कर सकती है, और बस क्या उसमें सीजी में अडॉप्ट कर सकती है। सीजी के पास क्या लिखा है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट में अडॉप्ट सच एग्रीमेंट, में वर्ड देखो ना, में। और क्या है, स्पेसिफाइड एसोसिएशन में क्या होता है, स्पेसिफाइड एसोसिएशन का मीन मतलब होता है एसोसिएशन फंक्शनिंग एनी लॉ, जो कोई लॉ फंक्शन करती है, ओके, लॉ बनाती है, लॉ मेकर्स है, लाइक RBI, सेबी एक्सेट्रा। तो ये था, कहाँ तक कवर हो गया, सेक्शन 90 और 90A आज कवर करा दिया। अब क्या था, अभी तो थ्योरी थी, अब जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे ना उसमें सेक्शन 9 होगा, सेक्शन 91, इट मीन यूनिलेटरल रिलीफ। आई नो ये थोड़ा भारी क्या होगा क्योंकि इसमें आज क्या था, सिर्फ थ्योरी थी, और फिर आई नो ये भी पता है कि जब थ्योरी पर्सन कवर कराता है तो नींद आती है।
तो नींद कम नहीं आएगी जब आप एक्टिव हो क्लास में। ओके, तो बी नीड टू जस्ट एक्टिव इन क्लास। और क्या है, अब जब नेक्स्ट क्लास जब कवर करेंगे, जब नेक्स्ट क्लास जब स्टार्ट होगी, सो अब क्या देखो, अब इसके बाद ये होने के बाद देखो आज क्या क्या कवर हो गया वो देखो। पहले सेक्शन 90 और 90A, ओके, इसके बारे में डिस्कस हो चुका है। और सेक्शन 91 इट मीन्स यूनिलेटरल रिलीफ, ये नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, अभी तक क्या सिर्फ थ्योरी की बात हुई, अब जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें यूनिलेटरल सेक्शन 91 कवर करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी कवर करेंगे। ओके, वो सीए फाइनल स्टेटमेंट से भी होंगे, सीए फाइनल के भी होंगे, अगर सीएस प्रोफेशनल में है तो उन्हें भी कवर कर लेंगे। ओके, बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे क्योंकि इसकी वेटेज भी है। वेटेज कितनी है? 8 to 10 मार्क्स की वेटेज है, तो इसे करके जाना है अच्छे से। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में क्या है, कंटिन्यू रखेंगे यहीं से। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।